हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और इसका प्रिंसिपल्स क्या है। फसल चक्र किसे कहते हैं और इसका जो है सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। तो फसल चक्र किसे कहते हैं देखते हैं। इसका डेफिनेशन: इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन ए पीस ऑफ लैंड in a specific period of time with an object to get maximum profit from least investment without impairing soil fertility. तो क्रॉप रोटेशन क्या है कि यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉप को डिफरेंट क्रॉप को यानी कि विभिन्न फसलों को हम ग्रो करते हैं। और सक्सेशन का मतलब होता है कि लगातार। तो लगातार हमें जो है एक क्रॉप हमने ग्रो किया, उसके बाद फिर दूसरा क्रॉप ग्रो करेंगे, लेकिन क्या ध्यान रखेंगे, ऑन ए पीस ऑफ लैंड, किसी एक जो है पीस ऑफ लैंड पे, ठीक एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि अधिक से अधिक जो हम उससे यील्ड मिल सके। और साथ ही क्या है, लिस्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि कम से कम हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े, कम से कम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो। और विदाउट इंपेयरिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि इसको हमें एक साथ ये कह सकते हैं कि हम विभिन्न क्रॉप को ग्रो करते हैं लगातार एक साथ किसी एक खास जो है फील्ड पे, किसी एक निश्चित फील्ड पे और एक निश्चित जो है समय पे, पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अंतराल पे या समय पे हम जो है ग्रोइंग करते हैं क्रॉप को। किसके लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ग्रो करते हैं। और जिसमें हम जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट हमारा लगे, कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। और साथ ही साथ जो है जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी उसके अंदर भी गिरावट ना आए। इम्पेयरिंग यानी कि खराब होना या किसी क्वालिटी में गिरावट होना। तो सॉइल फर्टिलिटी का लॉस कम हो, कम से कम जो है इन्वेस्टमेंट उसमें लगे और साथ ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ऐसे विभिन्न क्रॉपों को हम जो है किसी खास निश्चित समय के लिए एक निश्चित खेत पे हम जब ग्रो करते हैं तो उसी को जो है फसल चक्र कहते हैं, उसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसको हम दूसरा डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि द क्रॉप रोटेशन इज एज ग्रोइंग वन क्रॉप आफ्टर अनदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ऑन डिफरेंट टाइमिंग सीजन विदाउट इंपेयरिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो क्रॉप रोटेशन क्या है कि हम जो है वन क्रॉप ग्रो करते हैं, एक क्रॉप ग्रो करेंगे, उसके बाद हम दूसरी क्रॉप को ग्रो करते हैं। साथ ही का क्या है कि सेम पीस ऑफ लैंड, किसी एक ही खेत पे हम दो या दो से अधिक फसलों को जो है एक साथ जो है कैसे करते हैं कि एक हमने ग्रो किया, उसके बाद दूसरा ग्रो करेंगे एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित समय के लिए। समय यानी कि एक तरह से सीजन के लिए, एक निश्चित समय के लिए हम जो है ग्रो करते हैं, लेकिन ध्यान देते हैं ये कि इंपेयरिंग द सॉइल फर्टिलिटी में गिरावट ना हो, सॉइल फर्टिलिटी उसकी जो है सॉइल की बनी रहे। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहला है लेगुमिनस क्रॉप शुड बी सक्सीडेड बाय नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। अगर आप जो है लेगुमिनस क्रॉप्स जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ग्राम हो गया, पी, मूंग, तो इन सभी को जो है आप अगर लेगुमिनस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आपको अदलहनी यानी कि दलहनी फसलों के बाद जो है अदलहनी फसलों को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, डीप रूटेड क्रॉप शुड बी सक्सीडेड बाय शैलो रूटेड क्रॉप्स। तो डीप रूटेड क्रॉप अगर आप जो है ग्रो कर रहे हैं तो बाद में जो है आपको उसके बाद जो है शैलो रूटेड क्रॉप ग्रो करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पहले देखिए कि लेगुमिनस क्रॉप क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो हमें पहले ऐसी क्रॉप ग्रो करनी है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे। इसके बाद दूसरी क्रॉप हम ऐसी लेंगे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन ना करती हो, तब भी जो है हम सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कि अगर हम डीप रूटेड क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, जो गहरी जड़ें वाली फसलें उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो हम जो है कम गहरी या उथला जो है जड़ों वाली
क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, शैलो रूटेड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। जैसे जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं वो डीप रूट सिस्टम की होती हैं, और जो सीरियल क्रॉप होती हैं वो अधिकतर जो है शैलो रूटेड क्रॉप होती हैं। तो अब रूट की बात क्यों आ रही है? रूट की बात इसलिए आ रही है क्योंकि जब डीप रूट की बात करेंगे तो वो जो काफी ज्यादा गहराई से एक अलग जो है जोन से, मान लीजिए कि ये जो है सॉइल सरफेस है और ये डेप्थ है, ये रूट डेप्थ है। अब इसमें जो है अगर हम डीप रूटेड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो उसकी जड़ें जो है नीचे तक की जितने भी सॉइल और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उन सबको ऑब्जर्व करेगा। लेकिन ऊपर की सॉइल जो है इसमें जो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो फिर हम जब दूसरी क्रॉप ग्रो करेंगे तो सैलो रूटेड क्रॉप रहेगी। तो सैलो रूटेड क्रॉप क्या करेगी कि यहाँ जो बचा हुआ रहता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, उसको जो है आसानी से इसको जो है ले सकता है, ठीक ना। तो अलग अलग लेयर से जब उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, रेजिडुअल मॉइस्चर मिलेगा, तो क्या होगा कि सॉइल फर्टिलिटी बने रहेगी, साथ साथ क्रॉप भी हेल्दी रहेगा। तीसरा पॉइंट है एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी सक्सीडेड विथ रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। एग्जॉस्टिव क्रॉप उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लेती है, जिसको अगर मान एग्जॉस्टिव क्रॉप यानी कि अधिकतर सीरियल क्रॉप्स होती है, जैसे मान लीजिए कि राइस या व्हीट है या शुगर केन है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, फर्टिलाइजर, मैन्योर उसको चाहिए होता है। जो भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं या सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी डिमांड एग्जॉस्टिव क्रॉप में ज़्यादा होती है। कहने का मतलब इसको जो बहुत ज़्यादा नीड्स होती है, तो सॉइल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट का अवशोषण करती है, ले लेती है। तो उसके बाद अगर हम दोबारा इसी क्रॉप को ग्रो करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए हम जो है एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद हम जो है ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं जो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स हो, यानी कि वो जो है फर्टिलिटी कम से कम लेती हो, साथ ही साथ जो फर्टिलिटी के लॉस हुआ है उसको भी वो पूरी कर सके। तो ऐसी क्रॉप हम जो है ग्रो करेंगे। नंबर 4 पॉइंट पे है डाइकॉट क्रॉप शुड बी रोटेड बाय मोनोकॉट क्रॉप्स। तो अगर जो है डाइकॉट क्रॉप्स है, यानी कि जिसमें जो है दो बीजपत्री है, सीड में जो है दो बीजपत्री है, तो उसकी जगह पे जो है अगर हम एक बार डाइकॉट क्रॉप या द्विबीजपत्री फसलें जो है ग्रो कर दी हैं, तो हाँ उसके बाद जो है मोनोकॉट क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ठीक ना। इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर क्रॉप एक ही फैमिली की रहेगी, एक ही टाइप की रहेगी, तो उस पर जो है पेस्ट, डिजीज और वीड का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप का हेल्थ खराब होता है, साथ ही साथ जो है सॉइल फर्टिलिटी भी लो हो जाती है। इसलिए डाइकॉट क्रॉप शुड बी रोटेड बाय मोनोकॉट क्रॉप्स। नंबर 5 है ग्रेन क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय फॉलिएज क्रॉप्स, यानी कि ऐसी क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिसमें जो है इकोनॉमिक पार्ट में या जो हम हार्वेस्ट करते हैं वो ग्रेन मिलता है, ठीक है। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको हम ग्रो करेंगे, तो इसके ग्रो करने के बाद हम ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो फोलिएज क्रॉप्स है। फोलिएज क्रॉप्स यानी कि जो लीफी हो, जिसमें पत्तियां बहुत ज्यादा हो, उसका इकोनॉमिक पार्ट जो है लीफ हो, जैसे पालक हो गई, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स शुड बी सक्सीडेड बाय शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो काफी ज्यादा, उसको जो है सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक काफी लंबा समय लगता है, जैसे शुगर केन क्रॉप हो गई, ठीक है। तो उसमें जो है लंबा समय लगता है। तो जब हम शुगर केन प्लांटिंग करते हैं, शुगर केन को प्लांट किया जाता है, प्लांटिंग करेंगे, इसकी बुआई अगर हम करते हैं, तो फिर बाद में जो है इसके हार्वेस्टिंग के बाद हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगाएंगे, जो 60 दिन में हो जाए, 70 दिन में, या मैक्सिमम 80 दिन में हो जाए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप हम ग्रो करेंगे। जैसे पल्सेस हो गई, पल्सेस में मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, ये सब। नंबर 7 पे क्रॉप ससेप्टेबल टू सॉइल बोर्न पैथोजेंस एंड पैरासिटिक वीड्स शुड बी फॉलोड बाय टॉलरेंट ट्रैप क्रॉप्स। अब देखिए अगर हम एक बार ग्रो कर दे रहे हैं कि ऐसी क्रॉप्स जिसमें डिजीज अटैक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, साथ ही साथ जो है सॉइल बोर्न, उसमें जो है सॉइल से या सॉइल में उत्पन्न होने वाले पैथोजेंस, रोग जो होते हैं वो लगते हों, लेकिन उसके बाद और साथ ही साथ पैरासाइटिक वीड भी उसमें होता है। अगर हम एक बार इसको ग्रो कर रहे हैं तो दोबारा इसी से रिलेटेड या इसी फैमिली की हम क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो क्या होगा कि
पैरासाइटिक जो वीड है इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ सॉइल बोर्न पैथोजन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा जो है अगली क्रॉप के लिए हानिकारक होगा, उस पर अटैक ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसी क्रॉप ग्रोथ जब हम करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्रॉप लेते हैं वो जो है टॉलरेंट क्रॉप्स होनी चाहिए, यानी कि डिजीज के प्रति टॉलरेंट हो और पेस्ट के प्रति जो है टॉलरेंट हो, यानी कि जो जिसमें रोगरोधी टाइप की जो है क्वालिटी हो, ऐसी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट पर है क्रॉप विथ प्रॉब्लमैटिक वीड्स शुड बी फॉलोड बाय क्लीन क्रॉप्स मल्टी कट क्रॉप्स। इसमें देखिए कि अगर कोई क्रॉप है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वीड्स होते हैं या फिर वीड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उसमें होती है, तो ऐसी क्रॉप को ग्रो करने के बाद हम जो है ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे। नेक्स्ट क्रॉप हम ऐसी लेंगे जिसमें जो क्लीन क्रॉप्स हो। क्लीन क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि हम उसको जो है हार्वेस्टिंग इस तरह करें कि साथ साथ वीड भी उसके साथ निकल सकें, वीड की भी पॉपुलेशन कम हो सके। तो अगर मल्टी कट क्रॉप्स है यानी कि हम उसको जो है बीच बीच में, अब जैसे मान लीजिए बरसीम हो गई या फिर ग्रासेस टाइप की, या फिर जो है यानी कि चारे की फसलें के लिए फॉरेज जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम ग्रो करेंगे, ताकि हम उसको बार बार कटिंग करके इसके बाद जो भी प्रॉब्लमेटिक वीड्स है वो भी उसके साथ जो है निकल जाएंगे और साथ ही चारे के रूप में उसको खिला सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए क्रॉप विथ प्रॉब्लमेटिक वीड के बाद जो है हम ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो मल्टी कट क्रॉप्स हों। नंबर 9 पे जो है द क्रॉप ऑफ द सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन बिकॉज दे एक्ट लाइक alternate hosts for pest and disease। अब सेम फैमिली की हम क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल में हम जो है ये फॉलो करते हैं कि हम एक ही फैमिली की ग्रुप का जो है कभी भी क्रॉप एक साथ नहीं उगाते, यानी एक बार हमने किसी एक फैमिली का लगा दिया है क्रॉप तो उसको उसके बाद जो है नेक्स्ट क्रॉप हम जो है दूसरी फैमिली के लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो अटैक होते हैं, जो अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं पेस्ट के, जैसे कास्कटा हो गया, पैरासाइटिक स्टेम वीड्स हो गए, इनका बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है। साथ ही साथ जो है डिजीज और पेस्ट का भी अटैक हो जाता है अगर सेम फैमिली की हम क्रॉप ग्रो करते हैं। इसलिए हम जो है बार बार जो है अलग अलग जो है रोटेट करके लगाते हैं। एक बार जो है होस्ट बार एक बार अगर हम सीरियल लगा दिए तो बाद में फिर लेगुमिनस लगाएंगे, लेगुमिनस लगा दिए तो बाद में ऑयलसीड लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो है रोटेट करते हैं क्रॉप को। नंबर 10 पॉइंट पे है हैवी इरिगेशन एंड इंटेंसिव लेबर रिक्वायरिंग क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय लेस वाटर लेबर रिक्वायरिंग क्रॉप्स। अगर हम ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें इरिगेशन की डिमांड होती है, जैसे राइस हो गया, साथ ही साथ उसमें लेबर की भी डिमांड होती है, तो ऐसी क्रॉप अगर हम एक बार ग्रो कर रहे हैं तो दूसरे सीजन में हम जो है ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जिसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत हो, साथ ही साथ उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो। तो इससे क्या होगा कि सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, साथ ही साथ जो है जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी खराब नहीं होगा। अगर हम जो है कंटिन्यू जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इरिगेशन जिस भी क्रॉप में नीड्स है उसमें क्या होगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है, उसको हम बार बार उगा रहे हैं तो सॉइल स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा, वहाँ पे जो डिजीज होता है, पेस्ट होता है, उसके अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम एक बार जो है राइस ग्रो कर दिए हैं तो हम दूसरी बार हम ऐसी सीजन की ऐसी क्रॉप्स लेंगे जो बहुत ही जल्दी हो भी जाए, साथ ही साथ उसमें वाटर डिमांड बहुत कम हो और लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो। तो खासकर जो है पल्सेस के ग्रुप में आती हैं क्रॉप्स जिसमें जो है बहुत ही कम मात्रा में इरिगेशन की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके बाद लास्ट है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी डिमांड बेस्ड। हम ऐसी क्रॉप को चूज करते हैं जो डिमांड बेस्ड हो, यानी कि जिसका डिमांड हो, मार्केट में लोगों में डिमांड हो, ऐसी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। तो हमने देखा डेफिनेशन इसकी और प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब जो है क्रॉप रोटेशन फसल चक्र के जो है
कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से इससे लाभ होते हैं। पहला है बेनिफिशियल टू सक्सीडिंग क्रॉप्स, यानी कि हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, इसके बाद की जो क्रॉप है, आने वाली जो फसल होती है उसके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव रहती है सॉइल की, तो जो अगली क्रॉप होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंड, सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, अगर हम एग्जॉस्टिव क्रॉप ग्रो करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन बाद में फिर हम जब लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिक्स होता है, जिसकी वजह से जो है सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। नंबर थर्ड पर है इनकरेजेस सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो क्या होता है कि जब हम डिफरेंट डेप्थ की क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो अगर हम शैलो रूटेड क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो यानी कि जो डीप उसके जो है उस रूट के नीचे जो डीप लेयर में जो है टाइम मिल जाता है माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स को जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी करने के लिए और उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इसी तरह जब डीप रूटेड क्रॉप ग्रो करते हैं तो उस समय क्या होता है कि नीचे जो सॉइल लेयर होता है डेप्थ में, वहाँ का जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी, वहाँ के न्यूट्रिएंट और वाटर का लॉस तो होता है, लेकिन जो अपर पोर्शन होता है सैलो रूट जोन में क्या होता है कि वहाँ पे रेस्ट करते हैं माइक्रोब्स और वो अपना माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं, जिससे उनका पॉपुलेशन बढ़ता है। तो इस वजह से जो है क्या होता है कि इनकी एक्टिविटी बढ़ती है, इनकी एक्टिविटी कम नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्टिलिटी अच्छी होती है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है क्रॉप रोटेशन से। नंबर 4 है इम्प्रूव्स सॉइल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो जब हम डिफरेंट साइज की, डिफरेंट जो है रूटिंग डेप्थ की हम क्रॉप ग्रो करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें सॉइल फर्टिलिटी तो स्टोर होती ही होती है, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का वहाँ पे यूज भी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो है जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बनी रहती है, साथ ही साथ रूटिंग डेप्थ अलग अलग रहता है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग नेचर की क्रॉप्स होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होते हैं, जिससे जो है सॉइल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, साथ साथ इनफिल्ट्रेशन रेट उसका बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है पीएच ईसी ये सब मेंटेन रहेगा और बल्क डेंसिटी भी उसका जो है कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की उसमें जो है अब्सेंस हो जाएगी, सॉल्ट उसमें से गायब हो जाएंगे, तो एक तरह से इंप्रूव हो जाता है सॉइल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की। नंबर 5 है अवॉइडिंग एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे सनफ्लावर हो गया, सोरगम हो गया, तो उनके रूट से जो हो एलिलो केमिकल्स निकलते हैं और वो जो है सॉइल को जो है बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्शन से जो है कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं और उसके रिलीज होने से सॉइल में मिलने से क्या होता है कि दूसरी क्रॉप जो होती है वो ज़्यादा बहुत प्रभावित होती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही साथ जो है अगर हम जो है सीड सोइंग करते हैं तो उसका जर्मिनेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होता है, तो हम जब हम बार बार जो अगर हम सनफ्लावर ग्रुप की या फिर ऐसी केमिकल जो फ्रूट से निकालती हैं ऐसी क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, सॉइल की हेल्थ खराब हो जाएगी। इस वजह से जो है जब हम क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं, अलग अलग क्रॉप को ग्रो करते रहते हैं, तो अवॉइड हो जाता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो टॉक्सिक यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सब जो है खत्म हो जाते हैं। नंबर 6 है सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन। तो क्या होता है कि जब हम जो है अलग अलग लेयर का यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे सॉइल का जो है कंडीशन अच्छी हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल, इस वजह से इरोजन कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि सॉइल कवर भी रहते हैं प्लांट से, तो इस वजह से जो है जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी सॉइल को क्या करते हैं डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, उनके पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं पाते हैं, जड़ें जो हैं अच्छे से पार्टिकल्स को सॉइल पार्टिकल्स को बांधे रखती हैं, तो इस वजह से इरोजन जो है नहीं होता है सॉइल का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेंटेन सॉइल हेल्थ बाय अवॉइडिंग इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड प्रॉब्लम्स।
तो देखिए क्रॉप एसोसिएटेड वीड होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो क्रॉप के साथ ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बार बार उसी नेचर के अगर क्रॉप या उसी फैमिली ग्रुप की अगर हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसमें इंसेक्ट का भी अटैक हो जाता है, पेस्ट का भी अटैक हो जाता है, डिजीज भी उसमें ज़्यादा लगने लगते हैं और वीड का पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम जो फैमिली को अलग करते हैं या क्रॉप को रोटेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि वीड का प्रॉब्लम भी कम हो जाता है और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी कम हो जाता है, ठीक है। तो अटैक अगर कम होता है तो हमें ना तो केमिकली जो है हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड जो है स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ मेंटेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस एंड इनपुट्स। तो जो भी रिसोर्सेस होते हैं या इनपुट्स लगाते हैं, जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इन सभी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है। साथ साथ जो है इनपुट्स में हम लेबर को भी रख सकते हैं, तो इन सभी का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 9 है प्रोवाइड प्रॉपर लेबर, पावर एंड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल जो है चाहे वो कैपिटल हो यानी पूंजी हो या पावर हो या फिर लेबर हो, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात है या फिर जो ट्रैक्टर यूज की बात हो, साथ ही लेबर, इन सभी का जो है एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साल हो जाता है, यानी कि ये जो है उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास पावर है और इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से नुकसान हो रहा है। तो इसमें जो है किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होता, सभी इनपुट्स का, सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10 है द फैमिली एंड फार्म लेबर, पावर, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी आर वेल एम्प्लॉयड। वेल एम्प्लॉयड यानी कि पूरी तरह जो है ये काम में आते हैं, पूरी तरह काम में आते हैं, साथ साथ लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ्स। तो अलग अलग डेप्थ से न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर का अच्छी तरह यूटिलाइजेशन क्रॉप्स करते हैं, तो ये भी जो है एक एडवांटेज है। इसके बाद लास्ट एडवांटेज स्लो बट स्टेडी इनकम, यानी कि इनकम तो ठीक है, अगर धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है तो ठीक है, लेकिन स्टेडी इनकम होती है, यानी कि निरंतर आपको इनकम मिलता रहता है। साथ ही साथ विच इज बेनिफिशियल टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो लगातार जब इनकम मिलता रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो छोटे किसान होते हैं या जो उससे भी छोटे किसान है और मध्यम किसान, उन सभी को जो है इनकम मिलता रहता है। तो क्रॉप रोटेशन के ये जो बेनिफिट्स हो गए, लाभ हो गए। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं जिसमें आप जो है क्रॉप रोटेशन में नहीं कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल को अगर फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते हैं इसकी। तो लिमिटेशंस क्या है क्रॉप रोटेशन के? पहला है स्पेशलाइजेशन इन वन क्रॉप इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक फैमिली ग्रुप की ही क्रॉप को हम जो है बार बार ग्रो करें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन में। सेकेंड है रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो क्रॉप रोटेशन के लिमिटेशन क्या है कि अगर एक क्रॉप है तो उसमें कोई और मशीनरी यूज हो रहा है, उसमें इक्विपमेंट्स कुछ और यूज हो रहा है, दूसरी क्रॉप है, तीसरी क्रॉप है, तो जैसे जैसे अलग अलग क्रॉप्स हैं वैसे अलग अलग इक्विपमेंट्स और मशीनरी का यूज होता है, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो एक तरह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा क्या है एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्रॉप्स, प्रीसीडिंग क्रॉप्स। तो यानी कि जो क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है एलिलोपैथिक इफेक्ट रहता है, जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसमें एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है सॉइल का हेल्थ थोड़ा सा खराब हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो नॉलेज और अवेयरनेस, जागरूकता की कमी होने की वजह से जो है इसको लोग एडॉप्ट भी नहीं करते हैं, इसको फॉलो भी नहीं करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्रॉप रोटेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर आप जो है इक्विपमेंट्स और मशीनरी का यूज कर रहे हैं, आपके पास है, तो आप अच्छी तरह से क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल सिद्धांत क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कुछ लिमिटेशंस के बारे में ही बताया। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।